हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है द लर्निंग वर्ड्स पर। इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। हम 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। मैंने वो वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरीज व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन। जो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार अब किस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट आपके जो संज्ञान है उसको क्या करता है, सुसाधित करता है, मतलब फैसिलिटेट करता है। कौन सा सुगम बनाता है आपके, बताइए। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, या फिर फियरफुल या थ्रेटनिंग, भयभुक या धमकी भरा वाला, इनएक्सेसिबल या फिर एक्सक्लूशनरी, अगम्य और बहिष्कारी। सी ऑप्शन है डायडैक्टिक एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, आपका उपदेशात्मक या और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। किस तरह का, याद रखिएगा, जो आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए वो आपका प्रिंट रिच और रिसोर्सफुल होना चाहिए, जहाँ पर आपका विजुअल एड्स, आपके पिक्चर्स, चार्ट्स अवेलेबल हो, प्रोजेक्टर हो। वैसा ही क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो फैसिलिटेट करता है आपके किसको, कॉग्निशन को। आपको जो संज्ञान होता है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। लर्निंग क्या होती है, काफ़ी अच्छा हो पाती है और बच्चे जो है बेहतर सीख पाते हैं। ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक आधारित होना चाहिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए, और थ्रेटनिंग भयभुक वाला भी नहीं होना चाहिए, भययुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रिंट रिच होना चाहिए, फैसिलिटेट करे बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेंडर के ऊपर। जेंडर क्या है, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, ये जो आपका सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। दूसरा ऑप्शन है डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी फैक्टर्स, ये टोटली डिटरमाइंड होता है आपके आनुवंशिक फैक्टरों द्वारा। सी ऑप्शन है आपका प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो आनुवंशिक लक्षणों द्वारा प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निर्धारित होता है। डी ऑप्शन है इन्नेट क्वालिटी, ये इन्नेट क्वालिटी है, जन्मजात प्रवृत्ति है ये। बताइए जेंडर क्या है। जेंडर आप याद रखिएगा, ये एक सोशल स्ट्रक्चर है, शेप्ड बाय सोशल। जेंडर इज शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर। जो आपका सेक्स होता है ना, वो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल। लेकिन ये जो आपका जेंडर है वो एक सोशल स्ट्रक्चर से डेवलप होता है। वो आपके जो समाज में जैसा चलता आ रहा है, जैसे कि मेल्स को पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए, फीमेल को पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए। ये सब क्या है, ये आपके सोशल नॉर्म्स हैं जो आपके जेंडर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो आपका सेक्स होता है, आप फीमेल हो या मेल हो, यह डिटरमाइन कैसे होता है, आपके जेनेटिक, आपकी आनुवंशिक लक्षणों द्वारा। ठीक है। अब याद रखना, जेंडर इज अ सोशल स्ट्रक्चर, ये आपके सोशल, आपका जो समाज है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे। इन जीन पियाजेस थ्योरी द एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। बताइए। जो चीज़ सामने प्रेजेंट नहीं है बट उसे हम सिंबल्स द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है। ऑप्शंस हैं आपके अकोमोडेशन, दूसरा सिम्योटिक फंक्शन, रिवर्सिबल थिंकिंग या कंजर्वेशन। क्या होता है ये आप याद रखिएगा। जब कोई चीज़ उपस्थित नहीं है फिर भी बच्चा उसे किसी सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप सिम्योटिक फंक्शन, लाक्षणिक प्रक्रियता। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ उसका, कि मान लो जब बच्चा एक ब्लॉक है, इसके पास कोई ब्लॉक, ठीक है, उसके पास कोई ब्लॉक है, वो इसको क्या मान रहा है, उसको एक गाड़ी मान रहा है, उसको गाड़ी करके आपकी जो ज़मीन है उस पर चला रहा है, ब्रूम ब्रूम कर रहा है। तो उससे क्या लग रहा है ये ब्लॉक नहीं है, कार है। तो उसने क्या करा, जो चीज़ उपस्थित नहीं है फिर भी उसने उसकी इमेजिनेशन कर ली और उसको क्या मान लिया, एक कार मान लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, सिम्योटिक फंक्शन।
वो क्या कर रहा है, जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जो उसका ब्लॉक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार। तो यही होता है सेमियोटिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इफेक्टिव इन, किसमें इफेक्टिव होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या होता है? ऑप्शन है आपके इंड्यूसिंग कॉन्टिन्यूस थ्रेट ऑफ फेलियर अमंग स्टूडेंट्स, ये अपने बच्चों के अंदर एक जो धमकी भरा थ्रेट देना कि आप फेल हो जाओगे, वो थ्रेट देना कॉन्टीन्यूसली, वो भी। बी ऑप्शन है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद ईच अदर, मतलब दो बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, बच्चों की लर्निंग को देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट देना। डी ऑप्शन है लेबल कैटेगराइजिंग रेफरिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल स्कूल, मतलब बच्चों को लेबल करना और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेज देना। क्या ये पर्पस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या पर्पस होता है? वो होता है आपका ऑप्शन सी, उनकी जो लर्निंग का प्रोसेस है जानना, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग उनकी, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या देना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, सहायता देना। यही मेन पर्पस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। और दूसरा इसके जगह पर क्या होता है नेक्स्ट, वो होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या ऐसा होता है जो साल के आखिर में दिया जाता है, एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है, किसके लिए? चेक करने के लिए आप पास हो या फेल होने के लिए। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस होता है बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी समझ है, वो चेक करना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिमीडियल टीचिंग देना, ताकि बच्चा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। इन अ क्लासरूम अ टीचर शुड प्रमोट वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स, डिस्कशन एंड डिबेट अमंग स्टूडेंट्स। एक क्लास में टीचर को अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि वो अपने थॉट्स हैं वो बताएं, डिस्कस करें, डिबेट करें। और रीज़न क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड इन एनी सेंस। ये क्या बोल रहा है कि जो आपका भाषा विकास है और आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो आपस में रिलेट नहीं करते हैं। आप देखते हैं क्या सही है इसका आंसर। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों सही हैं और आर जो है करेक्ट है एक्सप्लेनेशन किसकी? ए की। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ठीक है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? ए की। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? वो है आपका ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो ए है वो सही है, क्योंकि जब टीचर बच्चों से बोलता है कि आप डिस्कशन करिए, डिबेट करिए और अपने थॉट्स को बताइए, इससे क्या होगा? बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो बेहतर होगा। इससे बच्चों की समझ बेहतर होती है। जब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है इससे बच्चों की। लेकिन जो रीज़न आर है वो गलत है, क्योंकि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो आपका भाषा विकास होता है ना, वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका भाषा विकास होता है आपकी समझ भी बेहतर होती जाती है। ये डिबेट भी है किसकी? पियाजे और वाइगोस्की की। जो पियाजे है ना वो तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो बोलते हैं जो भाषा विकास है हेल्प करता है किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। क्योंकि बच्चा जब अपने आप से बात करता है, अपने आप को गाइड करता है, वो क्या हो रहा है? उसका जो समझ है वो बेहतर होती चली जाती है और वो आगे चल के उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो और बेहतर होता चला जाता है, ठीक है। इसलिए जो ए है करेक्ट है और आर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD क्या है? एक डिसऑर्डर है, एक डिसेबिलिटी भी है। क्या है ये? इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है बताइए आप। ऑप्शन है आपके बीइंग फोकस्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय के लिए फोकस हो पाना एक टास्क पर। बी ऑप्शन स्लो एक्टिविटी लेवल, इनका जो एक्टिविटी है बहुत स्लो होती है, मतलब एक काम पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। सी ऑप्शन इम्पल्सिविटी, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, मतलब आवेगशीलता बहुत ज़्यादा होती है। डी ऑप्शन हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर।
मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं ये। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या है, वो है सी ऑप्शन, इम्पल्सिटिविटी। जो अब याद रखना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ADHD का, वो यही होता है, इम्पल्सिटिविटी। मतलब ये बच्चे ना एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, इनके अंदर जो सेंसरी जो सिस्टम होता है इनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो ज़्यादा देर तक एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। इनको आपको टास्क देते रहना होता है ताकि वो उनका जो सेंसरी सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर सके। और जो ऑप्शन है ना, बीइंग फोकस्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, नहीं, ये ज़्यादा देर तक एक टास्क पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते। और स्लो एक्टिविटी लेवल, ये भी ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है, जिसको जो मेन है वो है इम्पल्सिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया एट्सेट्रा। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है आपके, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर ऑल अलाइक, जो स्टूडेंट्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के सब एक जैसे हैं। बी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर बेस्ट टू इवेल्युएट लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं बेस्ट होते हैं सबके लिए, सभी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। सी ऑप्शन, टीचर सेंट्रिक पेडागोजीज आर मोस्ट इफेक्टिव टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो टीचर सेंट्रिक पेडागोजीज होती हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं फैसिलिटेट करने के लिए क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो है आपका ऑप्शन डी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है दोनों से, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से भी और एनवायरमेंटल फैक्टर से भी। ठीक है, क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो आपके जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका ब्रेन कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और आपका जो इन्वायरमेंट फैक्टर है, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका टीचिंग मेथड्स, वो सब क्या करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन हैं कि सब एक समान होते हैं, नहीं, सब समान नहीं होते हैं। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट सबके लिए एक जैसे टेस्ट नहीं होते, सबके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट होते हैं। और इन बच्चों के लिए टीचर सेंट्रिक पेडागोजी नहीं बल्कि चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है कि ये न्यूरोलॉजिकल और एनवायरमेंट फैक्टर दोनों से इन्फ्लुएंस होती है, ये एक सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 18वां, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इफेक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, जो जिनको सुनने में मुश्किल होती है, उन बच्चों के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इफ़ेक्टिव नहीं है टीचिंग मेथड की, बताइए। विजुअल काइनेस्थेटिक, बी ऑप्शन है आपका लेक्चर, सी ऑप्शन है एक्टिविटी बेस्ड, डी ऑप्शन मल्टी सेंसरी। अब याद रखना, जो बच्चों को सुनने में मुश्किल है उनके लिए अगर आप बी ऑप्शन जो है लेक्चर का यूज़ करोगे तो वो कैसे इफेक्टिव होगा। बाकी जो ऑप्शन है विजुअल काइनेस्थेटिक, बच्चों को काम आप एक्टिविटी बेस्ड करवा रहे हो, आपको उसको इंगेज करवा रहे हो, तो उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑब्वियसली बात है अच्छा होगा। एक्टिविटी बेस्ड में जब बच्चा मटेरियल के साथ खुद इंगेज करेगा, उसे टच करेगा, फील करेगा, तो उसका क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन, जो उसको समझ है बेहतर होगी। मल्टी सेंसरी में क्या होता है, आप उसको जो डिफरेंट सेंसरी हैं, जैसे कि आपका उसका टैक्टाइल है, उसका टच, आपका उसका ऑडिटरी मतलब उसका सुनना, और उसका क्या होता है विजुअल्स, आपको उसको दिखाना, जो आपके उसके बाकी कुछ सेंसेस हैं उनका यूज़ करके आप उसको पढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर उसका एक चीज़ इफेक्टिव है लेकिन आप इफेक्टेड है, लेकिन आप उसके बाकी जो सेंसेस हैं उनका यूज़ करके आप उसे पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, उसकी समझ अच्छी होगी बच्चे की, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। इसमें से क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, किस लिए, किसको कैटर करने के लिए, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, जिनका IQ क्या होता है 140 से एबव होता है, उनकी जो नीड्स हैं उनको कैटर करने के लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन है आपके, प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग इंरिचमेंट एक्टिविटीज़, बी ऑप्शन इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सी ऑप्शन अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स,
डी ऑप्शन कंसीडरिंग फ्लैक्सिबिलिटी फॉर करिकुलम एक्सेलरेशन। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो गिफ्टेड लर्नर्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं चाहिए होता है। बी ऑप्शन जो है ये आपने बच्चों के लिए, सभी के लिए एक समान करिकुलम बना दिया, ये अब सब बच्चे यही पढ़ेंगे। नहीं, हमें करिकुलम कैसा होना चाहिए, बनना चाहिए फ्लैक्सिबल करिकुलम, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाई IQ वाला लेवल है तो बच्चे को प्रोजेक्ट्स दो, उसके लेवल की एक्टिविटीज़ दो, ना कि सबको एक समान एक्टिविटी देनी है। ठीक है, सबको स्टैंडर्डाइज्ड एक्टिविटी नहीं देनी है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटी देनी है। जो बच्चा हाई लेवल वाला है उसको हाई लेवल की एक्टिविटी देनी है, हाई लेवल का प्रॉब्लम देनी है। जो बच्चा वीक है उसको थोड़ी उसके लेवल, उसकी नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटी देनी है, ताकि हर बच्चा अपने पेस पर सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां। इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद हैविंग ऑटिज्म इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव। जिस बच्चे को ऑटिज्म है क्लासरूम में, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी इफेक्टिव हुई क्लासरूम में, क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाने के लिए, समावेशी बनाने के लिए, बताइए। ऑप्शन है आपके बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, अपनी अप्रोच में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, आपके जो अधिगम में निरंतरता रखना, निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी रखना, जो आप पढ़ा रहे हो, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ाओ। बी ऑप्शन कीप वेरिएशन एंड मेक फ्रिक्वेंट चेंजेस इन क्लासरूम सेटिंग, मतलब आपका जो क्लासरूम का सेटिंग है उसको बार बार चेंज करना। सी ऑप्शन आस्क देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप के सामने उनको बोलना कि अपने आप को एक्सप्रेस करो। डी ऑप्शन है उनको एक स्पेशल सेक्शन में पढ़ाना, टीच देम इन स्पेशल सेक्शन ओनली। अब याद रखना, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग में पढ़ाना होता है। हमें याद रखना है कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि अब उन्हें आगे क्या करना है। उनका पूरा दिन का शेड्यूल मेंटेन होता है इन बच्चों का, कि उन्हें दिन में उठ के ब्रश करना है, फिर नहाना है, धोना है, खाना खाना है, फिर स्कूल जाना है। ये जब बच्चे इस शेड्यूल में काम करते हैं ना, तो बेहतर काम कर पाते हैं। लेकिन आप जब उनका शेड्यूल आप चेंज करते हो बार बार, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इनका मेल्ट डाउन हो जाता है। मतलब ये अकोमोडेट नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फिर इनको ना प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है अच्छी बेहतर लर्निंग के लिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए, बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, अपनी जो अप्रोच है उसमें कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तो उनकी जो बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो एक कंसिस्टेंसी वाली, जो प्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो होता है ना, कि एक हर बार बच्चे को पता होता है कि अब मैं आऊँगा तो टीचर ऐसे ही पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही मुझे पढ़ना है और मुझे ऐसे सीखना है। लेकिन आप अगर बार बार अपनी मेथड में चेंज करोगे कि आज हमने एक्टिविटी बेस्ड करा तो कल हम डिबेट कर रहे हैं, तो कल हम कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और वो बेहतर नहीं सीख पाएगा। तो ऑटिज्म वाले बच्चों को ना बार बार एक ही चीज़ अगर आप उसे रिपीट कराओगे तो उसकी जो लर्निंग होती है वो बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषता हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं। क्योंकि बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कीप वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस, उन्हें चेंजेस पसंद नहीं होते ऑटिज्म वाले बच्चों को। और सी ऑप्शन एक्स देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, उन्हें बताना कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, मतलब अपनी बातों को बताओ लार्ज ग्रुप के सामने। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो उन्हें कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी होती है। कुछ बच्चे तो बता पाते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाते, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। और डी ऑप्शन कि उन्हें एक स्पेशल सेक्शन के अंदर पढ़ाओ, ये भी सही नहीं है। हमें इंक्लूजन करना है, ना कि सेग्रीगेशन। हमें उन्हें अलग थलग नहीं करना, हमें उन्हें सबके साथ पढ़ाना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।